एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में बेटा रमेश, सासू माँ शारदा और बहू अनामिका रहती थी। हालांकि ये तीनों गांव के एक स्कूल के पास अपना छोटा सा होटल चलाकर पेट भरते थे। गांव में उनका होटल बहुत फेमस था और वहाँ बहुत सारे बच्चे भी खाना खाने आते थे। अनामिका आंटी, हमें आपके हाथ के बने 3 समोसे दे दो। हमें आपके हाथ के समोसे बहुत पसंद है। हाँ बेटा, 5 मिनट रुकना पड़ेगा, सबको मिलेगा। तब तक शारदा कहने लगती है, अरे बच्चे, मेरे हाथ का भी तो अच्छा ही होता है। आपको तो सिर्फ अनामिका आंटी का ही अच्छा लगता है। वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करती है, समझे? नहीं दादी माँ, आपने पिछली बार चाय में नमक डालकर हमें चाय दे दी थी और सैंडविच में सॉस के बदले आप पालक पनीर दे दी थी। आपको कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता। अब तुम बच्चे लोग मुझे समझाओगे? जाने दो। तुम्हारी अनामिका आंटी कितनी भी अच्छी रसोइया हो, होटल की मालकिन तो मैं ही हूँ। ऐसे ही दिन चल रहे थे। ये परिवार होटल चला के हर रोज बहुत पैसे कमाता था और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से ये हर महीने खुद के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते थे। अरे अनामिका, इस महीने तो हमने 3 लाख का धंधा किया है। मुझे लगता है हमें कुछ अच्छी और महंगी चीजें लेनी चाहिए। ये बात सुन के शारदा कहने लगती है, अरे थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ तो तुम सिर्फ खर्च करने का ही सोचते हो। कभी तो पैसे बचा के रखा करो। पिछले महीने तुम तुम्हारी बीवी को फ्रिज और मिक्सी खरीद के दिए, क्या जरूरत थी? शारदा की कड़क बातें सुन के अनामिका कहती है, अरे माँ, आपका दिमाग ठंडा करने के लिए फ्रिज लिया है। अगर आपको गुस्सा आ गया ना तो मैं आपको फ्रिज में भी डाल सकती हूँ, इसीलिए समझी? अब चुप बैठिए। और हाँ भतीजे, मुझे लगता है हम एक अच्छी कार ले लेते हैं जो हमारे परिवार को बाहर पिकनिक पर ले जाने में काम आ पाएगा। अनामिका की कार की बात सुन के शारदा गुस्से में आके कहती है, हाँ, तुझे कार चाहिए? अरे बहू रानी, तेरा नाम अनामिका है, नीता अंबानी नहीं। अपने पति को भिखारी बना डालोगी क्या? तेरा पति होटल चलाता है, होटल, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। और वो होटल मैंने ही खड़ा करके दिया है, समझी? अरे माँ, वो तो हमारे परिवार के लिए ही कह रही है। मैं तुम्हें भी तो कार में घुमाऊंगा। चलो कल ही हम कार ले आते हैं, वो भी नई नवेली कार। बेटा रमेश, बहू अनामिका जाकर नई कार खरीद ले आते हैं। उस कार को लेकर वो अपने होटल में जाते हैं। सभी गांव वाले उस कार को देखते ही रह जाते हैं। कार को देखकर गांव के मुखिया जी कहते हैं, अरे बाप रे, ये देखिए, ये रमेश, ये लड़का बहुत होशियार और मेहनती है। इसने छोटा होटल चलाकर अपना खुद का घर और कार भी ले लिया। वाह वाह, क्या बात है। मेरे लड़के ने तो मेरे से पैसे उधार ले लेकर सिर्फ मजे किए हैं जिंदगी में। तब तक वहाँ खड़े स्कूल के प्रिंसिपल भी कहने लगते हैं, अरे बाप रे, इसने तो कार ले ली। मैं तो स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, 17 सालों से काम कर रहा हूँ, फिर भी आज तक एक अपनी स्कूटर भी न ले पाया। इस तरह रमेश और उसके परिवार की जिंदगी खुशियों के साथ चल रही थी। लेकिन गांव में एक ठेले वाला अनिल नाम का आदमी था जो रमेश और उसके परिवार पर बहुत जलता था। इस परिवार का अच्छा खासा चलता होटल अनिल से देखा नहीं जाता था। तब अनिल मन ही मन सोचता है, अरे इसने तो कार ले लिया, सिर्फ भगवान इसे क्यों पैसे देता है, मुझे क्यों नहीं मिलता। रुको, अभी मैं इसके होटल के सामने ही मेरा भेल का ठेला लगाकर खड़ा कर दूंगा। अब सब लड़के मेरे पास आएंगे और इसका होटल चलना ही बंद हो जाएगा और ये रमेश और परिवार पूरा भिखारी बन जाएगा, भिखारी। दूसरे दिन अनिल रमेश के होटल के सामने अपना भेल का ठेला खड़ा कर देता है। बहुत सारे बच्चे उस अनिल भेल वाले के पास जाने लगते हैं। ये देखकर अनामिका कहती है, मुझे पता है ये रमेश बहुत बदमाश है, इसने जानबूझकर हमारे होटल के सामने ठेला लगाकर रखा है। अरे बहू, तू चुप बैठ, तू पैसों की बहुत लालची है। मुझे पता है तुझे गरीब लोग पसंद नहीं, इसीलिए तो उस बेचारे ठेले वाले अनिल को परेशान कर रही हो। लगता है तुझे हिटलर घोषित कर दूं। मेरे से ज्यादा तो आप पैसों की लालची है सासू माँ।
बार बार पैसे गिनती रहती है। ऐसा लगता है कभी पैसे गिनते गिनते ही आप मर जाएंगी। आपको सिर्फ मैं बुरी लगती हूँ। आपको इंसान की तो समझ ही नहीं है। मुझे पता है उस अनिल ने जानबूझ के ठेला खड़ा किया है यहाँ पे। फिर शारदा जवाब में कहती है, उसे कुछ मत कहना, नहीं तो तुझे मैं इतनी सजा दूंगी कि रोते रोते तेरा मेकअप और लिपस्टिक उतर जाएगा, समझी? जाने दीजिए, आपसे बात करना यानी कि गधे को 10 का टेबल पढ़ाना जैसा है। कुछ ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन रमेश बहुत चिंतित था। होटल पर बैठे बैठे ही माँ शारदा और बीवी अनामिका से वो कहता है, आज पूरे दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए कमाए हैं। अनामिका, तुम सच कह रही थी। ये अनिल जानबूझ के हमारे सामने ठेला लगाया है और ये बच्चों को कम दाम में भेल और पानी पूरी खिला रहा है, इसीलिए हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप तो अपनी माँ की ही सुनते हैं। अगर आप पहले ही मेरे सुन लेते तो ये मुसीबत ना आती। मतलब मैं हमारी घर की मुसीबत हूँ? रमेश, मैंने तुझे बोला था ना, ये हीरोइन जैसी टिंग टोंग करने वाली बीवी मत लाओ। ये औरत ना बहुत डेंजर होती है। और हाँ, इस गरीब ने ठेला लगाया, लेकिन अब हम इसका क्या कर सकते हैं? जाइए सासू माँ, उसकी और उसके ठेले की पूजा कीजिए। अब जो हुआ सो हो गया। देखिए, अगर हमें अनिल से लड़ना है तो हमें भी उसके जैसे रास्ते पर ही जाना होगा और उसके साथ ठहर कर जंग लड़नी होगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, मतलब ये कि हमें भी रास्ते पर उस अनिल के बगल में ही हमारा ठेला लगाना होगा। अरे चुड़ैल, अब क्या मेरे बेटे को रास्ते पर लेकर छोड़ोगी क्या? एक अच्छे होटल वाले से मेरे बेटे को ठेले वाले बना रही हो। ये चीज तो ऐसी हुई कि राजा को गंगू तेली का काम करना पड़े। अरे सासू माँ, आपके पास जितना दिमाग है उतना ही बोला कीजिए। ज्यादा बकबक मत कीजिए, नहीं तो आपको भगवान जल्दी उठा लेंगे, समझी? अनामिका दिमाग से आइडिया लगाती है, जाके खुद का बूढ़ी के बाल का मिठाई का ठेला लगा देती है और उस बूढ़ी के बाल के दाम अनिल के भेल और पानी पूरी के दाम से कम रखा जाता है। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी, वैसे ही सारे बच्चे अनामिका के पास बूढ़ी के बाल खाने आ जाते थे। पहला एक बच्चा आके कहने लगता है, अरे भाई, ये बूढ़ी का बाल बहुत मीठा और टेस्टी होता है। मुझे लगता है हम उस 10 वाले भेल और पानी पूरी से अच्छा है 5 वाला बूढ़ी का बाल खाएं। तब तक दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी का बाल ही खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका ठेले से बहुत सारा पैसा कमा लेती है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके बारे में बुरा सोचा था, लेकिन भगवान ने आज मुझे सीख दे दी। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और मैं अभी यहाँ से दूर चला जाऊंगा। फिर से इस परिवार की अच्छी खासी जिंदगी शुरू हो जाती है और ये परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। एक छोटे से गांव में शारदा नाम की एक दादी रहती थी। वो हालत से और स्वभाव से गरीब थी। उसका बेटा रमेश शहर में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। बहू अनामिका भी रमेश के साथ ही अच्छी कंपनी में काम करती थी। इसीलिए शारदा दादी गांव में अपने घर में अकेले रहती थी और वो केला बेचकर अपना घर चलाती थी। शारदा दादी के केले का बगीचा गांव से काफी दूर था। शारदा हर रोज सुबह सुबह उठकर चलते चलते अपने केले के बाग जाती थी और वहां से केला निकालकर गांव में लाके उसे बेचती थी। हे भगवान, कब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा? अब मैं इस बुढ़ापे से थक गई हूँ। काश मेरे पैरों की जगह कोई चक्के होते। दादी का हर रोज का यही काम था। सुबह उठना, अपने केले के बगीचे में जाना, वहां से अच्छे केले निकालकर उसे गांव में जाकर बेचना। ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन अचानक से उनका बेटा रमेश घर आ जाता है। माँ, मैं आ गया, देखो मैं आ गया। माँ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? रमेश की बातें सुनकर शारदा कहती है, अबे चुप, तू भगवान है क्या जो मैं तुझे देखकर खुश हो जाऊं? तब रमेश कहता है, तुम भी ना माँ बहुत ही कॉमेडी हो। देखो, तुम्हारी बहू भी तुम्हारे पास रहने के लिए आ गई है। उसकी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, मुझे तो ये गांव का क्लाइमेट बिल्कुल सूट नहीं होता। वैसे मुझे इंडिया का क्लाइमेट ही सूट नहीं होता। कितना छोटा है ये गांव।
उसकी नखरों वाली बातें सुनकर शारदा कहती है, अरे मोटी बहू रानी, तू क्या अमेरिका में पैदा हुई थी? रमेश सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। अपने गांव अपने माँ के पास आने के बाद रमेश बहुत खुश था, लेकिन बीवी अनामिका खुश नहीं थी, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी और उसे खाने के लिए ढेर सारा फास्ट फूड लगता था, जो कि इस गांव में मिलता नहीं था। और इसलिए अनामिका अपने पति रमेश के पास खाना खाते वक्त हमेशा शिकायत करते रहती थी। खाना खाने के दौरान रमेश कहता है, वाह वाह वाह, कितने दिनों के बाद तेरे हाथों का खाना खा रहा हूँ माँ। ऐसा लग रहा है ताज होटल में बैठ के खाना खाने का मजा ले रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, हाँ हाँ, जितना खाया है उतना ही बोल, ज्यादा नाटक मत कर। मेरी याद भी नहीं आती तुझे, इस मोटी बहू को भी। जैसे शहर जाता है वैसे एक फोन तक नहीं करता। तब तक अनामिका कहने लगती है, सुनिए, आप मुझे बार बार मोटी मत कहा कीजिए। रमेश, आपको ये खाना अच्छा लगता है? छी, ये रोटी, ये चावल और ये पानी जैसी दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बिल्कुल गरीबों जैसा खाना है ये। मुझे शहर जैसा पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, आइसक्रीम नहीं खाने मिलता यहाँ। इतना ही क्या, इस गांव में ब्रेड जैम भी नहीं मिलता है। मैं मर जाऊंगी यहाँ रहकर। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। फिर एक दिन खबर आती है। गांव वाले कहने लगते हैं, हमारे गांव के नदी के ऊपर का ब्रिज गिर गया है। अब हम कई महीनों तक गांव से बाहर नहीं जा सकते। गांव वालों की बातें सुन के रमेश कहने लगता है, अरे बाप रे, यानी अब हमें कुछ महीनों तक यही रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, जरूर रह लो अपने गरीब माँ के घर। मैं तुझे तेरी बीवी से भी अच्छा खाना खिलाऊंगी हर रोज। शारदा अपने बेटे से कहती है। तब तक अनामिका कहने लगती है, अरे बाप रे, ये कौन सी मुसीबत हम लोगों पे आ गिरी। अगर इतने दिनों तक हम इस छोटे से गांव में रहे तो मेरे पति क्या कमाएंगे, हम क्या खाएंगे? मुझे बहुत दिनों तक फास्ट फूड नहीं मिलेगा। हे भगवान, बचा लो। अरे, हम माँ का हाथ बटा देंगे। कुछ दिनों तक हम भी माँ के साथ जाकर केले के बाग में काम करेंगे। माँ के साथ केला लाएंगे और गांव में बेचेंगे। हर रोज रमेश अपनी मोटी पत्नी अनामिका को लेकर और माँ शारदा के साथ दूर तक चलते चलते उस केले के बगीचे तक जाता था। वहाँ तीनों शाम तक काम करते थे, फिर घर वापस लौटते थे और खुशी खुशी मिलके खाना खाते थे। ऐसे ही दिन बिता रहे थे। अरे माँ, क्या नजारा है। बचपन के कितने दिनों के बाद आज यहाँ आया हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अमेरिका में ही हूँ। कितना सुंदर हो गया हमारा गांव। ये सुनकर शारदा कहती है, अरे गांव तो पहले भी सुंदर था, आज भी सुंदर है। गांव कभी बदला नहीं, बस बदले इस गांव के रहने वाले इंसान। जैसे शहर चले गए वैसे ही इस गांव को भूल गए। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, इससे सुंदर तो हमारे शहर के गार्डन का टॉयलेट है। और कितने दूर तक रास्ता है ये? यहाँ कोई ऑटो या कोई बस नहीं चलती है क्या? और कितना चलना पड़ेगा? अगर ऐसे ही चलती रहूं तो मुझे बहुत भूख लग जाएगी। और यहाँ इन बकवास केलों के अलावा कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता। ऐसे ही दिन निकलते हैं, लेकिन हर रोज के मेहनत के काम के बाद अनामिका को अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं होती थी और वो हर रोज चलते चलते ही सासू माँ शारदा के कंधे पर सवार केलों में से कुछ केले चुराकर खा लेती थी। ये तो बहुत मीठा केला है। अरे, और खा लेती हूँ। वाह वाह, केले से भूख बहुत जल्दी मिट जाती है। तब तक रमेश कहता है, अरे अनामिका, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? हमारे साथ चलो ना। तुम क्या मालिक का कुत्ता हो जो पीछे पीछे चल रही हो? अनामिका मन ही मन सोचती है, अरे रे, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना केला खाते वक्त? एक और खा लेती हूँ। हाँ। हर रोज ऐसा ही चल रहा था। बाजार जाने के बाद केले को बेचते वक्त सासू माँ शारदा का ध्यान में आता था कि अरे, हमारे केले में से कई केले रास्ते में ही गायब हो रहे हैं। अरे, हमने तो पूरे 150 केले बाग में से निकाले थे, यहाँ तो सिर्फ 140 केले हैं। 10 केले गए कहाँ? तब तक अनामिका हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं सासू माँ। माँ, तुझे पता है ना, मैं तो मांग कर ही खाता हूँ। रमेश की बात सुनकर शारदा कहती है, हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है।
लगता है कोई तो हमारे केले चुरा रहा है। बेटा, चुरा कर खाना सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई चीज खानी हो तो मांग कर खानी चाहिए, नहीं तो पेट में बीमारी हो जाती है। हाँ। बाप रे बाप, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनामिका को छटपटाते हुए देख शारदा कहती है, अरे बहू, तुझे क्या हो गया? चलते चलते अभी यहाँ से तो अस्पताल भी बहुत दूर है। अरे मेरी मोटी बीवी, तुझे क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? ये जो हमारे केले हर रोज गायब होते थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद चुरा कर खाती थी। अनामिका की बातें सुनकर शारदा कहती है, कहा था ना कि कोई भी चीज कभी चुरा कर नहीं खानी चाहिए, उसका हिसाब बहुत महंगा हो सकता है। इस तरह बहू अनामिका को उसके चोरी का सबक मिल जाता है। थोड़े दिनों के बाद अनामिका ठीक हो जाती है और अपने सासू माँ के साथ अच्छे से रहने लगती है।